डीप फ्राई खाना अमेरिका वालों की सबसे बड़ी पहचान है। मतलब यार, अमेरिकन स्टेट फेयर में जो हाथ में आए उसे डीप फ्राई करके खा डालते हैं। आयोवा में फ्राइड बटर और टेक्सास में तो बियर भी डीप फ्राई हो जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आजकल आप पानी को भी डीप फ्राई कर सकते हैं तो क्या कहेंगे भाई? दोस्तों, आप शायद सोच रहे हैं कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ये किया कैसे जाता है और इसका स्वाद कैसा होता है। तो जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि थिंग्स यू विल सी फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ के इस स्पेशल एपिसोड में मेरे पास आपके लिए और भी बहुत कुछ मजेदार है। भाई, ये याद रखना जरूरी है कि ब्रह्मांड की एक बड़ी तस्वीर को देखते हुए हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम खुद कितने छोटे हैं। हम जहाँ खड़े हैं वहां से हमारे आसपास की दुनिया हमें शांत और सुकून भरी दिखाई दे सकती है। पृथ्वी हर दिन अपने एक्सिस पर घूम रही है, जिससे सनराइज और सनसेट इस दुनिया में हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन गए। लेकिन बात यह है कि ये सब इतने बड़े पैमाने पर होता है कि हम कभी भी इसे पूरी तरह से खुद समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए, एक झलक की अगर हम समझ पाते तो ये कैसा दिख सकता था। इस अद्भुत वीडियो को जुलाई 2020 में अमेरिका के ओरेगन में क्रेटर लेक नेशनल पार्क में सैन फ्रांसिस्को स्थित एक फोटोग्राफर एरिक ब्रुमेल द्वारा स्टेबलाइज्ड टाइम लैप्स तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया गया था। हम जानते हैं कि मिल्की वे वो कॉन्स्टेलेशन है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम समाया हुआ है। इस वीडियो में उसे नाइट स्काई के सेंटर में स्टेबलाइज कर दिया गया है ताकि हम पृथ्वी के रोटेशन को इमेजिन कर सकें। पानी की शांति भी आसमान में मौजूद सितारों के लिए आईने का काम करती है, जिससे सब कुछ और भी असली लगने लगता है। लेकिन ये काला जादू असल में काम कैसे करता है? ये सब इक्वेटोरियल माउंटेन के नाम से जाने जाने वाली एक छोटी सी डिवाइस का कमाल है। सीधे शब्दों में कहें तो इक्वेटोरियल माउंट में एक रोटेशनल एक्सिस होता है जो पृथ्वी के रोटेशनल एक्सिस के पैरेलल ही होता है। इस डिवाइस पर ब्रोमेल का सोनी A7S कैमरा अटैच्ड है, जिससे ये किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पर फिक्स रहने में मदद करता है, जबकि इक्विपमेंट खुद अर्थ के रोटेशन के साथ उसी स्पीड में घूमता रहता है, कैमरा को हिलाए बिना। इससे स्काई का व्यू एकदम स्टेबलाइज्ड मिलता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसे इस हाई फाई कैमरा के बजाय किसी सिंपल कैमरा से शूट किया गया होता तो ये कैसा दिखाई देता, तो भाई ये कुछ इस तरह से दिखाई देता। रोटेशन की ये सारी बातें सुनकर क्या किसी और को भी चक्कर आ रहे हैं? तो समय निकालकर उन लाइक और सब्सक्राइब बटन्स को भी दबाकर अपने दिमाग को थोड़ा सा लेवल अप ही कर लो यार, ताकि उन्हें भी थोड़ा प्यार मिल जाए। मेरा वादा है कि बदले में आपके दिमाग को अजीब और दिलचस्प कंटेंट से मैं घुमा कर रख दूंगा और आप इसके बारे में सबसे पहले जान सकेंगे। तो चलिए फिर से लौटते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे दुनिया के कुछ सबसे दुर्लभ जानवरों के नाम पूछूं तो आप क्या कहेंगे? शायद सुमात्रा राइनो या अमूर तेंदुए का नाम आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा, है ना? लेकिन ऐसे बहुत से जानवर हैं जिनके बारे में पता लगाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उनमें से एक मूस प्रजाति का हिरण है। आप शायद सोचते हैं कि मूस का दिखना आम बात है, लेकिन मैं किसी ऐसे वैसे मूस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। अगस्त 2017 में स्वीडन के वार्मलैंड काउंटी में ये एकदम रेयर मूस एक तालाब में डुबकी लगा रहा था जब नेचर लवर और पॉलिटिशियन हैंस निल्सन की इस पर नजर पड़ी। क्या आपको भी थोड़ा थोड़ा ऐसा लगा कि भाई इसके पीछे से एक यूनिकॉर्न निकलेगा और आसपास कुछ बौने प्यारा सा फोक म्यूजिक बजा रहे होंगे? लेकिन ये काल्पनिक जानवर नहीं है, ये जेनेटिक है। इसकी सफेद मखमली कोटिंग के बावजूद मूस का ये अजीब रूप एल्बिनिज्म के कारण नहीं है, जैसा कि आपको लग रहा होगा। ये एक रेयर जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसमें पिगमेंट कम हो जाते हैं। जानवर और इंसान दोनों में एल्बिनिज्म के कारण आंखें हल्की या गुलाबी रंग की हो जाती हैं। लेकिन ऐसे हिरण जिनके फर चमकीले और सफ़ेद होते हैं वो आमतौर पर एक जेनेटिक डिफेक्ट के कारण होता है, जिस वजह से छोटे छोटे भूरे धब्बों वाला एक जानवर पूरी तरह से सफ़ेद हो जाता है और इस स्थिति को पाइबाइल्ड कहा जाता है। इस सच के बावजूद कि ये स्नो वाइट मूस बहुत ही दुर्लभ होते हैं, फिर भी हर साल कुछ मामले सामने आ ही जाते हैं, लेकिन वो शायद ही कभी इस तरह से वीडियो पर रिकॉर्ड किए गए हों। दरअसल स्वीडन के खूबसूरत सफेद मूस इसके इस वीडियो ने इंटरनेट पर इसे एक सेलिब्रिटी बना दिया है। और रहस्यमय मूस के इस वीडियो के वायरल होने के ठीक 2 महीने बाद स्विट्जरलैंड में पुलिस ने शिकारियों को इसका शिकार करने की परमिशन देने का चौंकाने वाला फैसला लिया। लेकिन उन्होंने मूस को बचाने के लिए निल्सन द्वारा दायर की गई एक याचिका की बदौलत अपने फैसले को तुरंत रद्द कर दिया। जाहिर है उस इलाके में कोई भी शिकारी व्हाइट मूस का कातिल कहलाना पसंद नहीं करेगा। वाह भाई वाह, बहुत धन्यवाद।
मुझे उम्मीद है कि ये शानदार मूव इस वक्त जहां भी होगा ठीक होगा। दोस्तों, प्रकृति अजीबोगरीब जानवरों से भरी हुई है जिन्हें देखने में ऐसा लगता है जैसे वो किसी परियों की कहानी से बाहर निकल कर आए हैं। लेकिन आप इस दिलचस्प पहेली को देखकर क्या समझते हैं? इसमें एक उल्लू का चेहरा, एक छोटे हिरन के सींग और एक लोमड़ी का शरीर और पूंछ है। लेकिन आपको ऐसा हाइब्रिड जानवर कहाँ देखने को मिल सकता है? सॉरी दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि असल जिंदगी में ऐसा कोई भी जानवर मौजूद नहीं है। ये जानवर ब्रुकलिन के एक आर्टिस्ट आन्या बोस द्वारा बनाई गई एक खूबसूरत जीती जागती डॉल है। आन्या कई तरह के अजीब जानवर या रूम गार्जियंस बनाती हैं, जैसे कि ग्रिफुन, जिसे वो एक ऑनलाइन स्टोर और अपनी वेबसाइट पर बेचती हैं। उसने 2011 में एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर अपने पहले रूम गार्जियन कैफास को बनाया था और 2014 तक उसके डिजाइन्स की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि उसका पार्ट टाइम पैशन एक फुल टाइम बिजनेस बन गया। आन्या ने इसका नाम रूम गार्जियन सबसे पहले इसलिए रखा था क्योंकि बहुत से लोग कुछ लकी टोटेम्स में विश्वास रखते हैं जो उनके घरों की रक्षा कर सके। उसका मानना है कि उसके द्वारा बनाए गए डिजाइन आपके घर को बुरी आत्मा और शक्तियों से बचाने के साथ साथ तनाव, चिंता और अकेलेपन को कम करने में भी मदद करते हैं। उसने पिछले कुछ सालों में सींग, पंख, पंजे और दूसरे फीचर्स वाले कई तरह के काल्पनिक जानवर बनाए हैं। रूम गार्जियन को बनाने की प्रक्रिया के दौरान आन्या की खुद की कल्पना उनमें कैद हो जाती है। डॉल को चिकन वायर, फॉक्स फर, कार्ड और दूसरे मटेरियल का इस्तेमाल करके भी बनाया गया है। हर एक डॉल को पूरी तरह से मोड़ा जा सकता है। भाई, मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन अगर मैंने रात में जंगल में इनमें से किसी भी एक जानवर को देखा तो मैं पूरी तरह से धोखा खा जाऊंगा। अगर आप अपने आप को एक इंटरनेट दिग्गज मानते हैं जिसकी याददाश्त वायरल वीडियो के मामले में बहुत तेज है, तो आप शायद इस छोटे से दोस्त को पहचान सकते हैं। जो नहीं जानते वो ये है कि ये भी आन्या बोस द्वारा बनाया गया एक रूम गार्जियन है। 2016 में उस वायरल वीडियो से वो इतनी फेमस हो गई कि उसने असली बिल्ली के मोल्ड का इस्तेमाल करके डॉल को फिर से बनाया है, जिसे वो कभी कभी ईबे पर बेचती भी है। ये खूबसूरत सा मुलायम जानवर भी एक और इंटरनेट सेलिब्रिटी है, लेकिन वायरल वीडियो बनने के बजाय इस प्यारे जानवर को कई बार ऑनलाइन इस दावे के साथ शेयर किया गया है कि ये एक दुर्लभ सफेद चमगादड़ की प्रजाति है। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इस छोटे से प्राणी को कभी भी जंगल में देखा नहीं गया है और शायद कभी देखा भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो फेल्ट, वायर और स्टफिंग से बना है। हैरानी की बात यह है कि इसे आन्या बोस ने नहीं बनाया है, बल्कि इसे बेबी एल्बिनो वैम्पायर प्लशी के नाम से जाना जाता है और ये alishshop.com पर बेचा जाता है। हालांकि ये स्पेशल चमगादड़ इंटरनेट के द्वारा फैलाया गया एक और झूठ हो सकता है, लेकिन इससे मिलते जुलते कुछ दूसरे चमगादड़ भी हैं जो कि जंगल में पाए जा सकते हैं। एक होंडुरन व्हाइट बैट है जो पूर्वी होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा के घने जंगलों में पाया जाता है। अफसोस की बात है कि IUCN रेड लिस्ट सफेद चमगादड़ों को खतरे के रूप में मानती है, जिससे पता चलता है कि वो गायब होने के कगार पर हैं। नॉर्दर्न घोस्ट बैट एक और दुर्लभ बैट प्रजाति है जो दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन में पाई जा सकती है। ऐसा लगता है कि हमें स्टफ्ड एनिमल्स पर कम और असली जानवरों की रक्षा करने पर ज्यादा ध्यान देना शुरू करना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको वेब सर्फिंग करते समय कुछ अजीब, अद्भुत या आश्चर्यजनक देखने को मिला है जो आपको लगता है कि नेटिजन्स के साथ शेयर किया जाना चाहिए? तो हमें कांटेक्ट करें। इंटरनेट पर मिलने वाली किसी भी फोटो या वीडियो क्लिप को सीधे clips@bms.com पर ईमेल करें, और अगर इससे हमारे साथ किसी फ्यूचर के एपिसोड में दिखाया गया तो आपको एक शाउट आउट भी मिल सकता है। तो चलिए वापस लौटते हैं। यार, आखिरी बार आपने कब अपने बाल कटवाए थे? जब तक आप अपने बालों को लंबा करने का इरादा नहीं रखते हैं, तब तक ज्यादातर लोगों को अपने बालों की लंबाई और स्टाइल को बनाए रखने के साथ साथ इन्हें हेल्दी रखने के लिए भी हर 6 से 8 हफ्तों में अपने बाल कटवा लेने चाहिए। लेकिन अगर आप ट्रिम किए बिना लंबे समय तक अपने बालों को बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एक ऐसे आदमी से टफ कंपटीशन फेस करना पड़ेगा जिसने 50 सालों से अपने बाल नहीं काटे हैं। अपनी जिंदगी के ज्यादातर समय में वियतनाम के ट्रॉन वैन हे ने अपने सिर को एक बड़े हेड स्कार्फ के साथ कवर करके अपने सिर को छुपाए रखा। लोकल लोग इस बात से अनजान थे कि वो अपने सिर के ऊपर उस बंडल के नीचे क्या छुपा रहे थे, क्योंकि वो इसके बारे में किसी से भी बात नहीं करते थे। ट्रॉन ने 78 साल की उम्र तक सच्चाई का खुलासा नहीं किया। 2010 में एक कैमरा क्रू उनके घर आया और आखिरकार वो सच सामने लाने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, पहली नजर में तो ये एक बुनी हुई बड़ी सी ब्राउन बास्केट की तरह लग रहा था, लेकिन जब उसे धीरे धीरे खोला गया तो एक विशाल टाट जैसा कुछ निकला जो एक झबरे भुआ सांप जैसा दिख रहा था। लेकिन इस आम से आदमी ने इतने अजीब बाल क्यों उगाए? उनकी पत्नी निग्वियन थी हुआ के अनुसार ट्रॉन ने अपने बाल काटना या धोना बंद करने का फैसला तब किया जब वे 25 साल की उम्र में अपने बाल काटने के तुरंत बाद गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। ट्रॉन एक हर्बलिस्ट थे और उनकी जिंदगी बहुत सीधी सादी थी, लेकिन इतने लंबे बालों के साथ इधर उधर जाने में चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो गई थी।
कोई भी लोकल मोटरसाइकिल या टैक्सी वाला उन्हें अपने साथ नहीं ले जाता था क्योंकि वो हेलमेट नहीं पहन सकते थे। हालांकि 2010 में 79 साल की उम्र में उनकी मौत से पहले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के किसी भी अधिकारी ने उनके बालों को नहीं नापा था। तब से ही उन्हें दुनिया के सबसे लंबे बाल रखने वाले के रूप में जाना जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि उनके बाल 22 फीट लंबे थे और उनका वजन 23 पाउंड था, जो कि लगभग 1-2 साल के बच्चे के वजन के बराबर है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या मोहल्ले के बच्चे उनके बालों को स्किपिंग रोप के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे क्या? मैं आप लोगों के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन बादलों को गुजरते हुए देखने के लिए मैं घंटों तक फर्श पर लेटा रह सकता हूँ। लेकिन एक चीज जो हम अक्सर नहीं देख पाते वो है बादलों का नजारा उनके भी ऊपर से, जो इस दिलचस्प वीडियो के आकर्षण को और भी थोड़ा बढ़ा देता है। जर्मन ट्रैवल फोटोग्राफर आंद्रे अलेक्जेंडर ने ऑस्ट्रिया में बादलों के इस बहुत बड़े समुद्र को रिकॉर्ड किया। आपकी भी इच्छा हो रही है ना इसमें डुबकी लगाने की? अमेरिकन म्यूजिक ऑफ नेचुरल हिस्ट्री द्वारा की गई एक रिसर्च के अनुसार इस समय दुनिया में पक्षियों की 18,000 अलग अलग प्रजातियां हो सकती हैं। एक बार में इतने सारे पक्षियों पर नजर रखना किसी के लिए भी मुश्किल होगा भाई। यही वजह है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आपने इस तरह का कुछ भी पहले नहीं देखा होगा। आप शायद सोच रहे होंगे कि इस नन्ही सी चिड़िया के मुंह के अंदर ये क्या है। वो अजीब धब्बे इस तरह दिखते हैं जैसे कि उस निराले पक्षी के मुंह के अंदर आंखों की एक और जोड़ी है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि असल में ये क्रेस्टेड कौवा चिक की नेचुरल एनाटॉमी का एक हिस्सा है। क्रेस्टेड कौवा कोयल परिवार के सदस्य हैं और मडागास्कर में पाए जाते हैं। वो बड़े होकर बहुत ही रंगीन हरे भूरे रंग के पक्षी बन जाते हैं। उनकी छाती टैन रंग की होती है, लंबी सफेद टिप वाली बैंगनी नीली पूंछ होती है और आंखों के चारों तरफ एक कलरफुल मास्क होता है। इस वीडियो में दिखाई जाने वाली नन्ही चिड़िया का जन्म 2010 में ओहायो के टोलेडो चिड़ियाघर में हुआ था। लेकिन ये धब्बे आखिर हैं किस लिए? आप सोच रहे होंगे कि शिकारियों को डराने के लिए उन्हें खतरे की निशानी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन असल में वो बहुत काम के होते हैं। बर्ड बिहेवियर स्टडी करने वाले साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया है कि वो निशान वास्तव में टारगेट हैं जो चूजे के माता पिता को रात में उनके मुंह में खाना डालने में मदद करते हैं। यार मुझे लगता है कि माँ चिड़िया जब अपने चूजे के मुंह में ठीक निशाने पर खाना टपकाती होगी तो बुलसाई चिल्लाती होगी, है ना? फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी सबसे टेस्टी चीज है जिसे आप डीप फ्राई करने के बारे में सोच सकते हैं? शुद्ध सादा पानी शायद आखिरी चीज है जो आपके दिमाग में आ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा किया नहीं जा सकता। 2016 में एक क्रिएटिव शेफ जोनाथन मार्कस ने खुद को चैलेंज करते हुए एक सबसे बेस्वाद डिश बनाने का फैसला किया जिसे पहले किसी ने कभी भी ना चखा हो। तो पेश है डीप फ्राई बॉल ऑफ वाटर। यार ये कैसे पॉसिबल है? ये जानने के इंतजार में क्या किसी और का भी सिर दर्द कर रहा है? ये सब स्फेरिफिकेशन नाम के एक मेथड और कैल्शियम एलिग्नेट नाम के एक जिलेटिनस पदार्थ पर डिपेंड करता है। इस पदार्थ में कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम एलिग्नेट शामिल हैं। ये लिक्विड को एक पतली परत से ढक लेता है जिससे पानी अपना शेप बनाए रख सकता है और उसे ऐसे कंट्रोल किया जाता है जैसे कि वो एक सॉलिड हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्कस स्फेरॉइड वाटर को आटे में लपेट के अंडे में भिगोकर और ब्रेड क्रम्ब से लपेट देते हैं। 375 डिग्री पर गर्म किए गए मूंगफली के तेल में बॉल को डालने के बाद मार्कस डीप फ्राइड पानी को दिखाने के लिए ब्रेड क्रम्ब शेल को खोल देते हैं। लेकिन असली सवाल तो ये है कि उसका स्वाद कैसा था? That is the blandest fried thing I've ever tasted. That's cool. Yeah, that was just that's water. जैसा कि इस वीडियो में बड़े शान से वो कहते हैं कि इसका स्वाद उतना ही बोरिंग है जितना आप इमेजिन कर सकते हैं। इसलिए मुझे तो यही लगता है भाई कि डीप फ्राइड वाटर फिलहाल तो लोगों की पसंदीदा डिश नहीं बन सकती, लेकिन स्फेरिफाइड वाटर का इस्तेमाल दूसरे तरीकों से भी किया जा सकता है। दरअसल स्टार्टअप कंपनी ऊहो स्फेरिफाइड वाटर को प्लास्टिक की पानी की बॉटल्स के इको फ्रेंडली ऑप्शन के रूप में इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है। इस्तेमाल के बाद मेम्ब्रेन को फेंकने के बजाय आप इसे सीधे अपने मुंह में डालकर उसे खा सकते हैं। क्या आपने पहले कभी असली मोती देखा है? तो दोस्तों, इसे पाने के लिए आपको एक परफेक्ट ओएस्टर ढूंढना होगा, या इसके बजाय आप इसे एक गुफा के अंदर जाकर भी ढूंढ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, गुफाओं में कभी कभी मोती बनते हैं। लाइमस्टोन की गुफाओं में पाई जाने वाली एक छोटी सर्कुलर कंपोजिशन को केव पर्ल के रूप में जाना जाता है। लेकिन वो बनती कैसे है? ये सब तब शुरू होता है जब एक गुफा में टपकने वाला पानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है जिससे कैल्साइट बनता है। अगर पानी बहुत तेजी से बहता है और स्टेलेग्माइट बनाता है तो पदार्थ का एक कण रेत के एक दाने की तरह कैल्साइट से कवर हो जाता है।
करंट के कारण कण घूमने लगता है, जिससे चारों तरफ समान रूप से कैल्साइट से कवर हो जाता है। लगभग वैसे ही जब आप एक पहाड़ से नीचे रोल करते हुए स्नोबॉल बनाते हैं। समय के साथ इस तरह से बनने वाली कॉन्सेंट्रिक लेयर्स लगभग उसी तरह होती हैं जैसे बायोलॉजिकल पर्ल एक मोलस्क के अंदर बनते हैं। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि ये सब एक गुफा के अंदर हो रहा है। मैक्सिको में द केव ऑफ मार्बल्स और न्यू मैक्सिको में कार्ल्सबैड कैवर्न्स में द रूकरी ऐसी दो गुफाएं हैं जिनमें बड़ी संख्या में मोती बिखरे हुए हैं। आजकल गुफाओं से किसी भी चीज को हटाना गैर कानूनी है, लेकिन एक समय में कार्ल्सबैड में केव पर्ल इतने ज्यादा हुआ करते थे कि उन्हें मेहमानों को गिफ्ट के रूप में दिया जाता था। दुनिया की अधिकतर खूबसूरत चीजें प्रकृति की देन है, लेकिन भाई हम अक्सर भूल जाते हैं कि प्रकृति भयंकर तबाही भी मचा सकती है। बेकाबू मौसम अनगिनत जिंदगियों को बर्बाद करने और इमारतों को तबाह करने की क्षमता रखता है। लेकिन क्या आपने पहले कभी सड़क के पूरे हिस्से को उठकर इस तरह से रिलोकेट होते हुए देखा है? मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। विल ई कोएट को लगता है कि वो इस तरह से रास्ते को बदल रहा है लेकिन ये अभी भी रोड रनर को पकड़ने के लिए काफी नहीं है। लेकिन भाई इस विचित्र घटना के पीछे किसी कार्टून कोयोट का हाथ नहीं था। ये शानदार तस्वीर बहामास में ली गई थी और ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि आइलैंड लाइफ सिर्फ कॉकटेल और धूप के मौसम का मजा लेने के लिए नहीं है। ये सड़क तूफान डोरियन का शिकार थी। असल में तूफान डोरियन अगस्त के अंत और सितंबर 2019 की शुरुआत में बहामास से टकराया था और इन आइलैंड से टकराने वाला ये अब तक का सबसे शक्तिशाली और खतरनाक साइक्लोन था। तूफान के दौरान हवाएं 185 मील प्रति घंटे की तेज रफ्तार से चलीं। शायद सड़क अभी अभी बनी थी और तूफान आने से पहले वो मजबूती से चिपक नहीं पाई थी। भाई आप चाहे जो समझे, लेकिन ये प्रकृति की ताकत की एक भयानक चेतावनी है। दोस्तों, आपको द सिम्पसन्स का वो एपिसोड याद है जहां मिस्टर बर्न्स नाम का एक अजीब चमकता हुआ एलियन जंगल से बाहर निकलता है? अगर मैं आपसे कहूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है तो बस आपका ग्लो नियोन हरे रंग के बजाय रेनबो कलर का होगा। आप माने या ना माने, ये डरावनी सी दिखने वाली आकृतियां कब्र से निकले किसी भूत या दूर के किसी प्लेनेट से उतरे चमकते हुए एलियंस की नहीं है। ये एक प्राकृतिक घटना है जिसे ब्रोकन स्पेक्टर के रूप में जाना जाता है। इस घटना का नाम ब्रोकेन के नाम पर रखा गया था, जो जर्मनी के हार्ज पहाड़ों की एक चोटी है जहां इसे पहली बार 1780 में देखा गया था। सीधे शब्दों में कहें तो ब्रोकेन स्पेक्टर एक पर्वतारोही की परछाई है जो कि कोहरे के जरिए आगे की तरफ प्रोजेक्ट होती है। ये तब होता है जब सूरज ढल रहा होता है और उस ऑब्जर्वर के पीछे से चमकता है, जो एक रिज या पीक के नीचे धुंध या कोहरे को देख रहा होता है। लाइट कोहरे के जरिए उसकी परछाई को प्रोजेक्ट करती है, जो बहुत ज्यादा बड़ी दिखाई देती है। ऑब्जर्वर के पास इसके शेप को जज करने का कोई रियल रेफरेंस पॉइंट नहीं होता। एक रिंग की तरह इमेज को घेरने वाले इस रंगीन बैंड को ग्लोरी के नाम से जाना जाता है। ये बादलों में पानी की बूंदों द्वारा सूरज की रोशनी के डिफ्रैक्शन के कारण होते हैं, ठीक उसी तरह जैसे आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देता है। यार, अगर पहाड़ पर चढ़ाई करते हुए किसी का सामान ब्रोकन स्पेक्टर इफेक्ट से हो जाए तो वो पक्का उसे येती समझकर अपने दोनों हाथ हवा में उठा लेगा और गिड़गिड़ाएगा कि मैं यहाँ किसी गलत नियत से नहीं आया हूँ देवता। जिन लोगों ने फाइनल डेस्टिनेशन फिल्म देखी है वो जानते हैं कि कभी कभी जिंदगी बहुत अजीब साजिशें कर सकती है। बेशक हमेशा के लिए डर में रहना जीने का एक अच्छा तरीका नहीं है। जब नीदरलैंड में एक मेट्रो ट्रेन सोमवार 2 नवंबर 2020 को रॉटरडैम के बाहर एक स्टेशन पर स्टॉप ब्लॉक को पार करने के बाद पटरी से उतर गई तो ड्राइवर ने सोचा कि शायद उसे अगली आने वाली फिल्म में लिया जाएगा। शुक्र है कोई भी घायल नहीं हुआ, क्योंकि हैरत अंगेज तरीके से एक विशाल प्लास्टिक व्हील की मूर्ति ने सभी को बचा लिया। जी हाँ, मेट्रो के ड्राइवर को कोई चोट नहीं आई। ट्रेन मूर्ति की प्लास्टिक की पूंछ के सहारे जमीन से 32 फीट से ज्यादा ऊपर अपना बैलेंस बना रही थी। एलिवेटेड मेट्रो लाइंस के नीचे पानी से निकलने वाली 2 पूंछों का स्कल्पचर बनाने वाले मार्टिन स्टूजिस ने कहा कि वो ये सुनकर चौंक गए कि स्कल्पचर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस आर्टवर्क को 2002 में रॉटरडैम के बाहरी इलाके में स्पिचकेनिस में डी एकर स्टेशन द्वारा बनाया गया था। इसे रीइंफोर्स्ड पॉलीमर का इस्तेमाल करके बनाया गया था। जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि स्कल्पचर लगभग 20 सालों तक खड़े रहने के बाद भी पूरे मेट्रो ट्रेन का वजन उठा पाने में सक्षम था। ये पूरी तरह से पता नहीं चल पाया कि ट्रेन की पटरी से उतरने का कारण क्या था, लेकिन शायद ये कहना ठीक रहेगा कि इसे साल 2020 में हुई सबसे विचित्र घटनाओं की लिस्ट में जरूर जोड़ा जा सकता है। दोस्तों, जब आप इस फोटो को देखते हैं तो आपको क्या नजर आता है? बेकन की स्टिक्स, सीके हुए तरबूज या मूली, या किसी तरह की कोई अजीब जड़ वाली सब्जी? अगर आपको लगता है कि ये इनमें से कुछ है तो आप गलत हैं। इन स्नैक्स को रोडोक्रोसाइड स्टेलेक्टाइट्स के रूप में जाना जाता है और इन्हें खाना सख्त मना है। अगर आप नहीं जानते कि इसका क्या मतलब होता है तो रोडोक्रोसाइड एक मैग्नीज कार्बोनेट मिनरल है जो गुफाओं में स्टेलेग्माइट्स के रूप में
अपने यूनिक फॉर्मेशन के लिए जाना जाता है। इन फॉर्मेशन को डेवलप होने में हजारों नहीं सैकड़ों साल लग सकते हैं। आमतौर पर उन्हें तोड़कर इस तरह से काटने के लिए मना किया जाता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। नॉर्थ वेस्टर्न अर्जेंटीना में स्थित कैपिलेटास माइनिंग डिस्ट्रिक्ट को खास तौर पर रोडोक्रोसाइट स्टैलेक्टाइट्स की माइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग मौसम में पानी के बहाव के कारण गुफा की छत पर शानदार स्टैलेक्टाइट्स बनते हैं। ये मैंगनीज युक्त पत्थरों के टपकने और गिरने के कारण बनता है, जिसकी वजह से गुलाबी, लाल और भूरे रंग की सर्कुलर लेयर्स बनती हैं। 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये खदान अब हर साल लगभग 100 से 200 टन मटेरियल का उत्पादन करती है। एक बार जब रोडोक्रोसाइट स्टैलेक्टाइट्स को काटकर पॉलिश कर दिया जाता है तो उन्हें दुनिया भर के ज्वेलर्स और कलेक्टर्स को बेच दिया जाता है। एक बात तो पक्की है कि वो खाने लायक नहीं है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी चीज देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह गईं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। अगर आपको कुछ और भी ऐसी शानदार चीजें देखने की इच्छा है तो फटाफट इस सीरीज के पिछले एपिसोड देख डालो यार। और हाँ, clips@bms.com पर मुझसे कांटेक्ट करना मत भूलना। देखने के लिए शुक्रिया।